हेलो स्टूडेंट। इससे पहले एक दिन आपकी क्लास की एब्सेंट रही भाई। तबीयत कुछ ख़राब है बच्चों, इसलिए आपको परसों क्लास नहीं भेजी गई थी। आज क्लास करते हैं हम। जल परिवहन पढ़ रहे हैं अभी। जल परिवहन में हमने अंतःस्थलीय जल परिवहन को कर लिया। अंतःस्थलीय यानी जो नदियों के अंदर जो जलमार्ग बनाए गए हैं उनको अंतःस्थलीय कहा जाता है, ये आपको मैंने बता दिया। दूसरा जो अंतःस्थलीय जल परिवहन होता है उससे देश के अंदर ही व्यापार किया जाता है, ये भी हमने देख लिया था। अब है समुद्र या हम कहें महासागरों के तटीय जो पत्तन होते हैं उनके द्वारा। देखिए, विदेशी व्यापार, आप हेडिंग लगा लें विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पत्तन कहते हैं बंदरगाहों को। बंदरगाह जहाँ से पानी के जहाज आते हैं और वापस चलते हैं, उनको पोताश्रय भी कहा जाता है। तो पत्तन, बंदरगाह, पोताश्रय सब कॉमन नाम है। देश का 95% व्यापार, अगर इसको मुद्रा में कन्वर्ट करें तो लगभग 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। सामान के रूप में यदि हम उसको देखें तो 95% विदेशों से जितना भी माल आता है, जितना माल जाता है, यानी टोटल व्यापार का 95% सामान, गुड्स, समुद्री मार्गों यानी पत्तनों के द्वारा आता और जाता है, यानी आयात निर्यात होता है। उसको मुद्रा में अगर हम देखें तो ये 68% बैठता है। यानी हो सकता है कुछ ज़्यादा महंगी वस्तुएं वायु मार्ग द्वारा आती हो, वायु मार्ग द्वारा जाती हो, इसलिए मुद्रा में ये 95% मुद्रा में जब कन्वर्ट होता तो कम रह जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो चीज़ है उसको आगे देखिए, भारत की 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा, यानी भारत का जो तट है, भारत का जो समुद्र का किनारा है, वह कितना लंबा है? 7516.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। इसके ऊपर 12 प्रमुख बंदरगाह। कितने बंदरगाह हैं भाई? 12। इस तट रेखा पर 12 प्रमुख बंदरगाह और 187 मध्यम व छोटे बंदरगाह हैं। कल्पना कीजिए, लगभग 200 के आसपास बंदरगाह हैं भारत में। पोताश्रय है जहाँ जहाज आते हैं और जहाँ से जहाज जाते हैं। तो कुछ तो बहुत छोटे हैं, कुछ प्रमुख बंदरगाह जो 12 के लगभग हैं वे बड़े बंदरगाह हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते, जैसे हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, अब 12 पत्तनों में से कुछ मुख्य पत्तन आगे हम देखेंगे। अभी दूसरा पोताश्रय है, आपको लेना है मारमा गाँव। कौन सा? मारमा गाँव। हेडिंग लाएंगे मारमा गाँव। देखो, मारमा गाँव पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो मारमा गाँव पत्तन को किस लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के निर्यात के लिए। एक ही मुख्य विशेषता है, भारत से जितना भी लौह अयस्क निर्यात होता है उसमें से 50% हम कहाँ से करते हैं? मारमा गाँव से करते हैं। ये बिल्कुल गोवा के पास में है, जहाँ गोवा है वहीं मारमा गाँव है। मुंबई आपको पता है कहाँ है। देखो, ये मैप स्किल के लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखने की, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल से मैं बता रहा हूँ। तीसरा पत्तन नोट करेंगे हम, न्यू
मंगलोर, कौन सा? न्यू मंगलोर हम लिखेंगे तीसरा पत्तन। देखिए न्यू मंगलोर, ये रहा न्यू मंगलोर। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पत्तन कुद्रेमुख खानों से निकलने वाले लो एस्क का निर्यात करता है। देखिए जो मारमा गांव है वहाँ से भी लोहा ही निकलता है, लोहा ही निर्यात किया जाता है। और न्यू मंगलोर बंदरगाह से भी लो एस्क का ही निर्यात करते हैं। और ये खानों की दृष्टि से कुद्रेमुख जो खाने हैं कर्नाटक, वहाँ के लोहे को न्यू मंगलोर से निर्यात किया जाता है। तो ध्यान रखने की चीज़ है। वैसे लो एस्क के निर्यात का मुख्य बंदरगाह मार्मुगांव है, आपने ऊपर देखा। जो न्यू मंगलोर है ये केवल कुद्रेमुख की खानों से जो लोहे निकलता है उसका निर्यात करता है, इसलिए इसका महत्व अलग है। इसके बाद आता है कोच्चि पत्तन। देखिए नीचे दे रखा है कोच्चि पत्तन, ये रहा, ठीक है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पत्तन है। सुदूर दक्षिण यानी केरल। अगर हम केरल में जाएं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप दिखाया था, उसको खोल के देख सकते हैं आप, या आपके पास बुक है। आप दक्षिण में चलिए, जहाँ तिरुवनंतपुरम होगा उससे थोड़ा सा ऊपर लगभग केरल के मध्य में कोच्चि पत्तन है। अब इसकी विशेषता क्या है? एक तो ये दक्षिण पश्चिम में है, दूसरा यह एक लेगून के मुहाने पर स्थित है, एक प्राकृतिक पोताश्रय है। लेगून एक प्रकार की झील होती है बच्चों, ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहले वो झील बन गई और उस झील को बंदरगाह में बदल दिया गया। जब झील बनती है तो समुद्र से कटकर अलग हो जाती है, तो उसको काटकर उसमें जहाज आने लगते हैं, तो ये लेगून बंदरगाह है। तो ये इसका इसलिए महत्व है। तो प्रत्येक बंदरगाह की कुछ विशेष विशेषता है। परीक्षा में ये विशेषताओं के आधार पर ही आपको पूछा जा सकता है इन बंदरगाहों के नाम, कि भारत का लेगून बंदरगाह कौन सा है, भारत का प्राकृतिक पोताश्रय जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, लो एस्क का सर्वाधिक निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है। तो ये विशेषताओं के आधार पर आपको तैयार करने इन चीज़ों को। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है तमिलनाडु में। अगर हम तमिलनाडु राज्य की बात करें पूर्वी तट के साथ, अभी तक हम पश्चिम तट पर थे, मुंबई, मार्मागांव, इसके बाद में जो कर्नाटक में जो हमने बंदरगाह देखा न्यू मंगलोर और केरल का, ये सब बंदरगाह पश्चिम दिशा में है। अब भारत की पूर्वी तट यानी पूर्व साइड में देखिए, राइट हैंड पर देखेंगे तो तमिलनाडु राज्य में तूतीकोरन पत्तन है, ठीक है। ये सबसे नीचे पड़ता है दक्षिण में। कोच्चि से भी जब आप और नीचे उतरकर जब पूर्व साइड में चलेंगे तो वहाँ तूतीकोरन आपको दिखाई देगा। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है, प्राकृतिक यानी कुदरती है ना। इसकी पृष्ठभूमि बहुत अधिक समृद्ध मानी जाती है, क्योंकि ये तूतीकोरन बंदरगाह जैसे श्रीलंका हो गया, भारत का दूसरा पड़ोसी मालदीव है, वहाँ से जितना भी व्यापार होता है वो सब इस तूतीकोरन बंदरगाह से किया जाता है। आगे आता है चेन्नई। देखिए चेन्नई हेडिंग लगा के आपको लिखना है कि चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। देखिए प्राचीनतम सबसे पुराना, जैसे बृहत्तम सबसे बड़ा, प्राचीनतम सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है, उसी प्रकार से चेन्नई जो है प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में लेते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है, ठीक।
ठीक है, ये इसकी विशेषता, इसको लिख लेंगे। उसके बाद है पारादीप पत्तन। देखिए उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। तो पारादीप भी लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है। उसके बाद आता है कोलकाता। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदीय पत्तन है। इस देखो अलग विशेषता है इसकी, अंतःस्थलीय। अभी थोड़ी कल जो आपको लेसन पढ़ाया था उसमें अंतःस्थलीय जलमार्ग पढ़ रहे थे हम, यही शब्द इसके साथ भी आया है। अंतःस्थलीय यानी पहले नदी के अंदर जहाज चलते हैं, उसके बाद ये कोलकाता पत्तन आता है, इसीलिए इसको अंतःस्थलीय पत्तन कहा जाता है। देखिए रिवराइन नदीय पत्तन है, यानी नदी की सहायता से ये बंदरगाह काम करता है। तो ये एक अंतःस्थलीय रिवर पत्तन है, इसकी विशेषता। ये पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहत्तम व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है, जो खुला हुआ क्षेत्र है, वहाँ का जितने भी इलाका उसको कवर करता है ये, ठीक है। और ये टाइडल पत्तन होने के कारण लिखा देखो, हुगली के तलछट जमा होते रहते हैं इसके ऊपर। एक टाइडल पत्तन भी है, यानी जब नदी में टाइड आता है ना, यानी ज्वार आता है, जब टाइड आता है तो जहाज उस टाइड के साथ साथ बंदरगाह तक आ जाते हैं। और जब टाइड वापस होता है, यानी जब भाटा आता है, जब पानी उतरता है नदी के अंदर समुद्र का, तो जहाज उसी के साथ साथ वापस नीचे चले जाते हैं समुद्र में, गहरे समुद्र में उतर जाते हैं। तो ये भारत के कुछ बंदरगाह थे जो हमने देखे हैं, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। चलिए तो ये थे भारत के जलीय मार्ग के बारे में कुछ खास विशेषता, ठीक है। इसमें एक बंदरगाह और आया है, देखो हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में विकसित किया गया भाई, कोलकाता पत्तन के बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु। क्योंकि कोलकाता में बहुत ज़्यादा जहाज अगर आने लग जाएंगे, क्योंकि वो नदीय पत्तन है और वो टाइडल पत्तन है। जब ज्वार आता है, जब हाई टाइड आते हैं, जब भी वो बंदरगाह चल पाता था। तो इसलिए ज़्यादा होने के कारण से उसके पास में कौन सा बंदरगाह बनाया, हल्दिया बंदरगाह बनाया। ये याद रखने की चीज़ है, आपको इतना लिखना है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट अगले लेसन में।